So the next unit, that is unit number 9, is not there in new syllabus. This is the last attempt, जो December attempt है, where unit number 9 is there in new syllabus. तो जो आगे अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके तो काम का ही नहीं, ऐसे मत समझो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एप्लीकेबल है, खाली बड़ी एंटिटीज को एप्लीकेबल है. तो आई विल ट्राई टू फिनिश, आई विल ट्राई टू रैप इट अप एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि वैसे भी सिलेबस का पार्ट नहीं है. एंड आई हैव स्पोकन ऑलरेडी ऑन इंडिया. मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है वो यूएस गैप को फॉलो करती थी. यूएस गैप, यूनाइटेड स्टेट्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. और जो लंदन बेस्ड कंट्रीज है, नॉट ओनली लंदन बट 75 नेशंस जिनको आईएफआरएस ठीक लगा, ठीक है ना, तो वो लोग आईएफआरएस को फॉलो करते थे. अभी भी कर ही रहे, करते थे नहीं. आईएफआरएस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. तो इसका ये मतलब है, अगर आपकी इंडियन कंपनी, आप रिलायंस हो, आप टाटा हो, आपका अगर यूएसए में या यूएसए के कनेक्टेड जो भी देश है जो यूएस गैप को फॉलो करता है, अगर उस देश में आपको बिजनेस करना है तो आपको इंडिया के तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने ही पड़ेंगे, प्लस आपको कौन से पढ़ने पड़ेंगे, यूएस गैप, क्योंकि आपको वहां पे भी रिपोर्टिंग करनी है, यहाँ पे भी रिपोर्टिंग करनी है. और अगर गलती से अगर आपका यूके में भी बिजनेस है, या यूके के जो 75 नेशन, या यूके का लंदन बेस्ड ग्रुप जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग बॉडी का, एक बॉडी जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 75 प्लस नेशन को फॉलो करते हैं. तो उस किसी देश में अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको आईएफआरएस भी पढ़ना पड़ेगा. मतलब 3 चीजें पढ़नी पड़ती, तो बड़ा डिफिकल्ट काम था. अब उनके लिए सोचो, ये तो प्रॉब्लम हमारी एंटिटी का हो गया कि इंडियन स्टैंडर्ड भी पढ़ने, यूएस गैप भी पढ़ने, आईएफआरएस भी पढ़ने. अब लंदन बेस्ड कोई कंपनी जिसको इंडिया में व्यापार करना है, इंडिया में बिजनेस करना है, तो उसको तो लंदन का तो आईएफआरएस फॉलो करना ही था, प्लस उसको इंडिया का जो डोमेस्टिक एएस है, हमारा जो एएस है, वो फॉलो करना पड़ता था, क्योंकि रिपोर्टिंग उनकी इंडिया में होने वाली, तो इंडिया का लॉ लगेगा. और यूएसए की कंपनी अगर इंडिया में व्यापार करना चाहती है तो यूएसए गैप तो उनके देश में लगता है. हम बोलते थे हमारे देश में ये सब नहीं चलता, हमारे देश में अभी भी घटिया लेवल की अकाउंटिंग होती है, जो हमको चाहिए करके. घटिया है लेकिन हमारा है, वो नहीं, क्या सी है लेकिन मेरा बेटा है. तो हमने डेवलप किया है, हमने जब घटिया डेवलप किया तो घटिया ही सी हमारा है. आपको इंडिया में अगर व्यापार करना है तो इंडियन अकाउंटिंग. अब मुझे बताओ, डेवलप नेशन से हम 15 से 20 साल तो पीछे हैं टेक्नोलॉजी में, एडवांसमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में. 10 से 15 साल का तो मिनिमम गैप है हम दोनों में, उनमें और हम में. मतलब हम उनको बोले आप अच्छा जो कर रहे हो ना वो हमें नहीं चाहिए, हमारा जो है ना वो हमें चाहिए, भले वो कैसा भी हो. तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी. और बाद में जाके मोदी जी भाषण देते थे, आओ जी हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट लगाते हैं, इंडिया को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं. टेस्ला को बोलते हैं कि आओ इंडिया में इलेक्ट्रिकल कार बनाएंगे. हाँ, एप्पल को बोला कि इंडिया में इतने एप्पल यूजर है आपका इंडिया में एक भी प्लांट नहीं है. तो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को जाके इन्होंने बोला आओ हमारे देश में, आओ ठीक है बात करेंगे, लेकिन फिर आपके देश का कंप्लायंस कितना कॉम्प्लिकेटेड है. एक साइड से आप ताली बजा रहे हो और बोल रहे हो कि आओ, दूसरे साइड से बोल रहे हो नहीं नहीं आओ, लेकिन ये जो आउटडेटेड सिस्टम है उसको ही फॉलो करो. आपको सिस्टम बदलना पड़ेगा, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, हर चीज को आपको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना पड़ेगा. तो इनकम टैक्स में इंटरनेशनल लेवल के क्लॉज आ गए. इनकम टैक्स जो लॉ में पढ़ाता हूँ, जीएसटी क्या है, एक इंटरनेशनल लेवल का इनडायरेक्ट टैक्स है. पहला इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कम से कम 22 से 25 इनडायरेक्ट टैक्स के कानून फॉलो करने पड़ते थे आपको, मिनिमम बता रहा हूं. हर स्टेट का कानून अलग, एक चीज का रेट महाराष्ट्र में अलग, गुजरात में अलग, कर्नाटका में अलग, क्योंकि रेट ही अलग थे हर देश के. जीएसटी ने क्या किया, पूरे इंडिया को एक कॉमन मार्केट बना दिया. अब हमारे देश में दिल्ली में प्रोडक्ट लो तभी भी उतना ही जीएसटी लगता है, महाराष्ट्र में लो उतना ही लगता है. मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को हम किस पे लेकर गए, इंटरनेशनल लेवल पे लेकर गए. ऑडिट जब पढ़ना चालू करोगे, मैं ऑडिट में भी आपको बताऊंगा कि पहले स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वैसे क्या होते थे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. एएस ही नाम था उसका भी, इसका भी एएस उसका भी एएस. अब ऐसे हो गया उसका नाम उल्टा हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गया. आप बोलोगे ये क्या मजा आ गया, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये उल्टा, एक आगे का वर्ड पीछे ले लिया, उसमें क्या बड़ा काम किया. ऐसा नहीं है. जब एएस थी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स थी, वो डोमेस्टिक लेवल की थी,
जब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लाया गया तो इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे यहाँ पे लाए। जो एएस थी उसका पहला नंबर 1 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता था। एएस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं। स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग का पहला नंबर ही 100 है। तो आपके मन में आएगा ना 99 कहां गए। आप समझ रहे मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं। पहला नंबर 200 है, सॉरी 100 नहीं, पहला नंबर क्या है। तो आपको आपके मन में आना चाहिए कि पहले 199 कहां गए। 200 के बाद 201 है, वेरी गुड। उसके बाद कितना होना चाहिए था, 202 होना चाहिए था ना, नहीं 210 है, फिर 220 है, फिर 230 है। अच्छा तो 10-10 केस में होगा, नहीं ऐसा बीच में किधर भी आता है, 265 भी आ जाता है, फिर 299 भी है, 300 भी है। तो नंबरिंग में ऐसा कंसिस्टेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग कैसे लिए, जो इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है, उसमें से जो इंडिया को सही लगे हमने उसको एक एक को उठाया बिना विदाउट चेंजिंग देयर नंबर्स। क्यों? नंबर्स बदल देते तो क्या हो जाता, फिर से फॉरेनर कंफ्यूज हो जाते। ओ इन आवर नेशन वी हैव 200 एज द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इन योर नेशन ओ 1। तो अभी इंटरनेशनल और इंडियन दोनों का नंबर क्या है, 200। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मतलब इनकम टैक्स को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर गए। कंपनी लॉ 1956 का ऑलरेडी 2013 में हमने इंटरनेशनल लेवल का बनाया, इजी किया, सिस्टमैटिक किया, ऑनलाइन किया। पहले पेपर सारे ऑफलाइन सबमिट करने पड़ते थे, अब कंपनी लॉ का एक भी पेपर ऑफलाइन नहीं जाता, हर 100% चीजें ऑनलाइन जाती, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आ गया। इसलिए गडिंग्लज में बैठ के भी हम दिल्ली की कंपनी बनाते, बैंगलोर की कंपनी बनाते, चेन्नई की कंपनी यहां बैठ के हम बनाते, क्योंकि ऑनलाइन है। तो यूएसए में बैठ के भी आप इंडियन कंपनी फ्लोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन है। तो कंपनी लॉ को भी इंटरनेशनल लेवल पर लेकर गए, खाली अकाउंट्स पीछे छूट गया था। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, समझ रहे आपको, सब सारी चीजें इंटरनेशनल हो गई, अकाउंट्स ही छूट गया बस। बहुत सालों से ट्राई कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि अकाउंट्स को भी इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाए, लेकिन कोई रेडी नहीं होता ना। जैसे मैं आपको कल बताऊं, आपका पूरा सिलेबस चेंज हो गया, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेंगे, नया सिलेबस अच्छा है, लेकिन आप बोलोगे ना ये क्या फालतूगिरी है रे। तो आपको ऐसे लगेगा देश में जितनी भी अकाउंटिंग बॉडीज है, अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशंस है, अकाउंट्स के प्रोफेसर्स है, अकाउंट्स के कॉलेजेस है, सबने रजिस्ट किया होगा। ए क्यों नया, क्यों ए पुराना चल रहा है ना, रट के रखा है पुराना, ऐसा 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 होता है। अब नया लेकर आओगे तुम, किताबें नहीं बनानी पड़ेगी, नए से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन नया है, अच्छा है तो एक्सेप्ट तो करो। नया खराब होगा तो रेजिस्ट करो, नया अच्छा है। कि नए और पुराने में फर्क ही क्या है? नया पुराना बोलता है फिक्स असेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। किस पे रिकॉर्ड करो? मतलब 25 साल पहले टाटा ने कोई जमीन ली है, 25 साल पहले, जब इकोनॉमी बहुत वीक थी हमारी, बोलता है हाँ हाँ वही प्राइस। तभी कितने में लेता है, 1 लाख में। जैसे गडिंग्लज में समझो या कोल्हापुर, आपको जो समझ में समझ, मुंबई समझ लो आप, मुंबई तो समझ में आता है। मुंबई में 25 साल पहले लैंड की वैल्यू इतनी नहीं थी, 30 साल पहले लैंड की वैल्यू इतनी नहीं थी। 10 लाख में आपने एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया समझो। आज अगर वही जमीन का टुकड़ा आपके पास मुंबई में 100 करोड़ हो गई उसकी वैल्यू, 10 लाख का 100 करोड़ हो चुका है 30-35 साल में। तुम्हारे यहाँ पे एकड़ अभी भी चालू है, 20 लाख 25 लाख 50 लाख। मुंबई में एक एकड़ 150 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ एक एकड़ की कीमत है। एकड़ तो समझता है, ऐसी वहां पे कीमत चालू हो गई। लेकिन बैलेंस शीट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। बैलेंस शीट क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करता आपका? क्योंकि आपका बैलेंस शीट घटिया है जी। आपका AS10 बोलता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, मतलब 25 साल पहले लिया था ना साहब, अभी वही वैल्यू पे रिकॉर्ड करने का। ये सही है कि गलत है? तो ये जो इंड-एस है, ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, ये बोलती है इसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। किस पे रिकॉर्ड करो? आप प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू में नहीं, विनायक सर, ठीक है ना। तो फ्यूचर में आप इसमें से कितना कैश फ्लो जनरेट करने वाले हो, वो कैश फ्लो को डिस्काउंट करके आज प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आओ और उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। मतलब टेक्निकली आज की रिलेवेंट प्राइस निकाल के शेयर होल्डर को बताओ कि आज इस चीज की इतनी कीमत होती है, और ये बेसलेस नहीं है, इसका कोई बेस है। तो नया अच्छा है, नहीं कि नया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्यों? क्योंकि डेवलप नेशन से हमने बोरो किया है।
लेकिन आपका कॉलेज आपको नया पढ़ाने के लिए रेडी ही नहीं है। FYJC से लेके फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज मतलब 11 स्टैंडर्ड से लेके एमकॉम तक किसी को भी इसके बारे में पता ही नहीं है कि इंड-एस करके देश में कुछ आ गया है। आया 2014 में है, आज 2023 चालू है। 10 साल में तो नालायक लोगों ने सीख के अडॉप्ट करना चाहिए था, कॉलेज वालों ने ये चीज। लेकिन उनको डर लगता है कि इंडियस कौन पढ़ाएगा। टाइम डेवलपमेंट पूछो तो सही अपने कॉलेज के प्रोफेसर को जाके, जरा सर एक तो जरा ये कैश फ्लो है, इसका जरा प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दे दो। नहीं निकाल सकते। मैं उनकी इंसल्ट नहीं करना चाहता आगे, मुझको क्या मिलेगा किसी का इंसल्ट करके। मुझे प्रॉब्लम खाली स्टूडेंट की मेंटल, मैं आप लोगों का इंसल्ट करना चाहता हूं कि प्रोफेसर्स नहीं बदल रही। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि स्टूडेंट नहीं बदले, तो अगली पीढ़ी आएगी कैसी। द नेक्स्ट जनरेशन शुड बी बेटर देन द करंट जनरेशन। आपकी अगली पीढ़ी आपसे बेहतरीन होनी चाहिए, और अगर आप उनको रास्ता ही नहीं दिखाओगे कि बेहतरीन कैसे बनते, तो कैसे बनेंगे। आप इतने सेल्फिश कैसे रह सकते हो कि आप डम थे तो अगली जनरेशन पे डम भी रहनी चाहिए, या आपसे थोड़ी और डम रहनी चाहिए। जनरेशन ऐसा नहीं जाना चाहिए ना, जनरेशन ऐसा जाना चाहिए। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, ये कोर्स है जिससे मुझे बहुत प्यार है। इस कोर्स में वो है जहां पे हम फ्यूचर रेडी बनाते हैं आप लोगों को। तो अगर आप इंड-एस पढ़ते हो, जो पढ़ना ही है आपको, लेकिन ये सीए फाइनल लेवल पे है। एएस कहां पे है, कल के लास्ट चैप्टर का डिस्कशन, सीए इंटर पे है। इंड-एस कहां पे है, फाइनल पे है। अब देखो फाइनल तक का डिस्कशन हम फाउंडेशन में करें, हम कितने ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में कि आप फाउंडेशन क्लियर होने वाले हो, फिर आप इंटर पढ़ने वाले हो, फिर आप इंटर भी क्लियर होने वाले हो, और आप फाइनल में आने वाले हो। जब आप फाइनल में आओगे तो आपको इंड-एस पढ़नी है, जो आज हम देखने वाले तो बड़ा लंबा तैयारी करवा के लेता है ये कोर्स ही ऐसा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, नए मॉडल में से इसको निकाल दिया। उनको लगा कुछ ज्यादा ही हमने, इट्स टू अर्ली टू टेल देम अबाउट इंड-एस। लेट देम फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन इंडिया लेवल, एट इंडिया लेवल। तो वो इंटर लेवल पे आपको सिखाया जाएगा। तो मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बैकग्राउंड दे दिया, बैकग्राउंड समझ में आ गया आपको कि क्या काम है इसका। ये नया अकाउंट्स है, आप जो कर रहे हो वो अकाउंट्स नहीं है। ये इंड-एस में कौन सा अकाउंट्स है, नया। नया मतलब जो आपने अभी तक किया ही नहीं है, कुछ तो नया है इसमें। 100% नया हो सकता है क्या, डेबिट का क्रेडिट कर देंगे क्या, नहीं। डेबिट हमेशा डेबिट ही रहेगा, डेटर को डेटर ही बोलेंगे, क्रेडिटर को क्रेडिटर ही बोलेंगे। लेकिन वैल्यूएशन गेम चेंज हो गए, मेजरमेंट के रूल चेंज हो गए। ये ज्यादा सब्सटेंस को देखता है, फॉर्म को नहीं। मतलब क्या, ज्यादा लॉ 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 नहीं करता, ज्यादा बोलता है रियलिटी के ऊपर देखो। क्योंकि हम शेयर होल्डर को रियल चीजें दिखाना चाहते हैं, फिक्टिशियस चीजें नहीं, मनगढ़ंत कहानियां नहीं, जो रियल है वो दिखाओ। ठीक है ना। तो ये देखो, मैंने आपको क्या बताया, एचआरए को अभी तक हम बुक्स में प्रेजेंट नहीं कर पाते ना। इंड-एस लेकर आएगा, जाको ह्यूमन रिसोर्स को भी बुक्स में लेकर आ जाएंगे वो लोग। ये लोग नए लोग हैं, ये एडवांस लोग हैं। इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल पूरे ग्लोब में जो बेस्ट अकाउंटिंग ब्रेन्स है, बेस्ट अकाउंटिंग ब्रेन्स, उन्होंने ये डेवलप किया है। एस कितने डेवलप किया है, तो इंडिया की जो बेस्ट अकाउंटिंग ब्रेन्स है उन्होंने क्या डेवलप किया है, एस। तो समझो पूरे ग्लोब में जो बेस्ट अकाउंटिंग ब्रेन्स है, अकाउंटिंग बॉडीज है, उन सब ने मिलकर क्या डेवलप किया है, इंड-एस। तो ये नॉर्मल तो नहीं होगा ना, ये डेबिट क्रेडिट के तो आगे होगा ना, गोल्डन रूल के तो आगे का होगा। ठीक है ना। तो ये वो है। तो कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड। कन्वर्जेंस मतलब हमें इंडिया को बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अपन इधर तक पहुंचे हुए, थोड़ा और कन्वर्ट करेंगे तो अपन भी इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएंगे। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने ना यूएस गैप को अडॉप्ट किया, ना हमने आईएफआरएस को। ग्लोबली कंपनीज ने क्या किया, आपको यूएस से प्यार है तो आप यूएस गैप ले लीजिए, जैसा यूएस गैप है वैसा ही, आप कुछ मॉडिफाई नहीं करोगे। आप अगर आईएफआरएस को अडॉप्ट बोलते हो, अडॉप्ट अडॉप्ट मतलब समझता है ना, जैसा आईएफआरएस है वैसा ही फॉलो करेंगे तो उसको अडॉप्शन बोला जाता है। हमने आईएफआरएस और यूएस गैप को अडॉप्ट नहीं किया, हमने यूएस गैप पढ़ा, हमने आईएफआरएस किया। आपको मराठी में एक फेमस सेइंग पता है, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे। तो पूरी दुनिया का सुन लिया हमने कि वो क्या अकाउंटिंग करते हैं, और फिर हमने हमारा ओरिजिनल लॉन्च किया जिसका नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको प्यार से हम क्या बोलते हैं, इंड-एस। यह हमारा इंटरनेशनल वर्जन है।
तो कल अगर बांग्लादेश बोलता है हमारे पास भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, नाउ दे हैव 3 ऑप्शंस। बताओ 3 ऑप्शन कौन से बांग्लादेश के पास? या तो यूएस गैप फॉलो करो, या आईएफआरएस फॉलो करो, या आपका जो एशियन कंट्री, आपका जो नेबर देश है जिसने भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लॉन्च की है, आप इंडियस भी फॉलो करो। अब हर देश के पास 3 अलग अलग वर्जन है। पहले 2 ही थे, पहले 2 ही चॉइस थे ना इंटरनेशनली, पहले 2 ही चॉइस थे। अब इंडिया ने तीसरा चॉइस दिया कि हम भी एक चॉइस देंगे आपको। यूएसए का ही क्यों सब लोग फॉलो करेंगे, क्यों लंदन का ही सब लोग क्यों फॉलो करेंगे, इंडिया भी अपना एक लॉन्च कर रहा है उसको। अच्छा, इंडिया में और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि फर्क करते तो फिर और एक कंफ्यूजन। पहले 3 थे, पहले 2 थे, तुमने तीसरा लेकर आया। हमने और कंफ्यूज नहीं किया, हमने इन दोनों को पढ़ा और इन दोनों की जो अच्छाइयां थी, जो इंडियन लॉज के हिसाब से फिट होने वाली थी, इंडियन कल्चर में फिट होने वाली थी, वो लाए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका पहला नंबर देखो, फिर से एस तुमने पढ़ा ना, 1 2 3 से स्टार्ट होता है ना, इसके नंबर देखो कहां से चालू है। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116। फिर 1 2 3 1 2 है, 7 है, 8 है, 10 है। कंसिस्टेंसी नहीं है नंबर्स में। क्यों? क्योंकि नंबर्स हमने आईएफआरएस के ही रखे, हमें जो रिलेवेंट लगा हमने वो नंबर लिया, और उसके अंदर की लैंग्वेज में हमने ट्राई किया कि जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वही रहे। लेकिन यहाँ पे हमको लगा नहीं, ये प्यारा हमको सूट नहीं हो रहा है, ये फ्रेज हमको सूट नहीं हो रहा है, या ये टर्म हमको सूट नहीं हो रहा है, वी हैव चेंज दैट पर्टिकुलर थिंग। और उसकी वजह से कि ओरिजिनलिटी आ गई। ओरिजिनली मतलब हमने जीरो से नया ड्राफ्ट नहीं किया, हर एक चीज जीरो से ड्राफ्ट करते तो बड़ा ग्लोब कंफ्यूज हो जाता। फिर से हमने जो ग्लोब में चालू है वही लिया, लेकिन कस्टमाइज किया हमने बस। कस्टमाइजेशन समझ में आता है? कस्टमाइजेशन को ये लोग कन्वर्जेंस बोलते हैं। कन्वर्जेंस मतलब कन्वर्ट किया थोड़ा हमारे हिसाब से। तो अभी अगर नेपाल भूटान कल बोलता है यार हमारे पास भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं है, आइए आपके पास 3 ऑप्शन है, यूएस गैप, आईएफआरएस, इंडियस। और क्योंकि आप हमारे फ्रेंडली नेशन हो, इंडियस फॉलो करो, इंडिया को प्रमोट करो, ऐसा होता है। तो इंडिया इज गिविंग 3rd ऑप्शन नाउ, हम दे रहे हैं। आपको पता है आपका क्रेडिट कार्ड की जो कंपनीज होती थी पहले, वीजा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की जो कंपनी होती थी वो वीजा और खाली इंटरनेशनल कंपनी थी सारी। वीजा वगैरह जो कंपनी यूएसए की कंपनी है, कल इंडिया यूएसए का अगर कुछ खराब हो गया रिलेशन तो पूरा बैंकिंग ट्रांजेक्शन रोक देंगे वो लोग, क्योंकि उनके हाथ में आपका पूरा का पूरा बैंकिंग। तो इंडिया को जिस दिन पता चला, मोदी अंकल को ये पता चला कि हमारे 100% इंडियन का बैंकिंग, मतलब हमारी नाक फॉरेनर्स के हाथ में है, पैसा बैंक में है, और बैंक का पूरा डेटा किसके पास है? यूएसए के पास है, वीजा कंपनी के पास है। और वीजा इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है। वीजा, मास्ट्रो कार्ड, मास्टर कार्ड, ये सब फॉरेन की कंपनी थी। तो इंडिया ने तीसरा कार्ड, अपना खुद का कार्ड लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? रुपए। अभी आपको बैंक क्या देता है? रुपए का कार्ड देता है। और आपको पता है रुपए का कार्ड खाली इंडिया में नहीं, और भी फॉरेन के कंट्रीज में मिलता है। मतलब अभी नेपाल भूटान के पास भी ऑप्शन है ना, कि वीजा दू यूएसए का, कि इंडिया का रुपए का कार्ड दू। तो उसको तो पता है इंडिया और नेपाल और अपना रिलेशन अच्छा है, भूटान का और अपना रिलेशन अच्छा है, तो हमारा कार्ड दे रहे हैं। हमने भी यूपीआई लाया, इंडिया ने यूपीआई लाया। यूपीआई भी बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज हमारा एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंडिया का यूपीआई इज ग्लोबल ना, मतलब इंडिया खाली अकाउंट्स में, टैक्सेशन में आगे नहीं जा रहा है, बैंकिंग में भी आगे जा रहा है, बिजनेसेस में भी आगे जा रहा है। तो वी आर ग्लोइंग ग्लोबल। तो आप भी ऐसा गडिंगलज बेस, महाराष्ट्र बेस मेंटालिटी रखोगे तो छोटे रहोगे जिंदगी भर। आपको भी सोचना है कि हमारी फर्म भी बड़ी होनी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, मुंबई इज द सेंटर पॉइंट। मुंबई में आपका ऑफिस होना बहुत जरूरी है। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है इंडिया का। अगर आपको पैन इंडिया लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करनी तो ऑफिस कहाँ पे होना चाहिए? मुंबई में। क्योंकि मुंबई से सारे देखो ना, मुंबई कहाँ पे लोकेटेड समझता है ना आपको? साउथ इंडिया भी उसके लिए सेम डिस्टेंस पे, और नॉर्थ इंडिया भी सेम डिस्टेंस पे। मतलब और मुंबई में सारे देशों की, देश के हर कोने की फ्लाइट मुंबई में आती है, हर कोने की। तो मुंबई से आपको काम करना चाहिए, क्योंकि मुंबई इज द कॉमन पॉइंट। व्हेन इट कम्स टू एशिया, एशिया में आप बिजनेस करना चाहते हो पूरे एशिया में, तो दुबई इज अ सेंटर पॉइंट। तो आपका ऑफिस दुबई में होना चाहिए। तो जब आप सीए बनते हो तो आपका सपना बड़ा होना चाहिए कि दुबई में एक दिन ऑफिस खोलेंगे। और जो मेरा सपना है मैं आपको वही बता रहा हूँ, एक दिन हमारा ऑफिस होगा दुबई में। तो दुबई विल बी द सेंटर पॉइंट फॉर एशियन ऑपरेशंस। वैसे अगर आपको यूरोपियन कंट्रीज में अगर काम करना है तो लंदन इज द सेंटर पॉइंट।
लंदन में आपका ऑफिस होना चाहिए। और अगर आपको वेस्टर्न कंट्रीज में काम करना है तो यूएसए इज यूएसए में का मतलब यूएसए में भी आपको पर्टिकुलर स्टेट फिक्स करना पड़ेगा एंड देयर यू हैव टू हैव योर ऑफिस। तो वी आर ग्लोइंग ग्लोबल किसका, इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई और लोग ग्लोबल जाते रहेंगे हम इधर ही रहेंगे। डोंट थिंक लाइक दैट। आप अभी बहुत छोटे हो, यू कैन हैव अ बिगर ड्रीम्स कि आपका ऑफिस 25 कंट्री में होना चाहिए। फाइन, वर्क ऑन इट, फाइन पार्टनर्स, डेवलप देम। 10 साल के बाद नहीं तो 15 साल के बाद हो जाएगा, 25 साल के बाद होगा। अरे बूढ़े हो जाओगे तब तो हो ही जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। अच्छी चीजें बनने के लिए टाइम लगता है, बड़ी चीजें बनने के लिए टाइम लगता है। तो आपको इंटरनेशनल चीजें क्यों पढ़ाई जाती है, ताकि आपका माइंडसेट इंटरनेशनल हो जाए। आप एक्सेप्ट करो कि फॉरेन हमारे से आगे है। आज गांधी जयंती है, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट हिम, लेकिन गांधी जी ने हमें एक बहुत अच्छा मैसेज दिया था और वो उस टाइम पे रिलेवेंट था। जो मैसेज था स्वदेशी, कि हमारे देश का ही कपड़ा पहनो, हमारे देश का ही जूता पहनो, हमारे देश में जो बनता है वैसे ही रहो, बाहर के प्रोडक्ट को इंडिया में आने मत दो। नाउ वी कैन नॉट हैव स्वदेशी माइंडसेट, वी हैव टू हैव ग्लोबल माइंडसेट। व्हाट इज बेस्ट इन द ग्लोब वी हैव टू एक्सेप्ट। उनकी ट्रेन अपने से अच्छी है, लाओ इधर। उनकी बुलेट ट्रेन है, अपनी ट्रेन का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। उनका बुलेट ट्रेन है। मुंबई कोल्हापुर अगर बुलेट ट्रेन होता तो 3 घंटे में मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा। गाड़ी से जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि 200 किलोमीटर पर आ रहा है। मुंबई यहाँ से 450 किलोमीटर है। तो बुलेट ट्रेन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ए नहीं नहीं, स्वदेशी स्वदेशी। तो बैलगाड़ा लेके बैठना पड़ता अभी तक स्वदेशी करते तो थोड़ा आपको ग्लोबल जाना जरूरी है। और थोड़ा, जब मैं बता रहा हूँ बिजनेस इन्वायरमेंट में जा ही रहे हो तो यार अकाउंटिंग में जाना ही चाहिए ना। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हमारे कौन से स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है, द लिस्ट ऑफ इंडियस इज गिवन अबाउट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सिलेबस, इट हैज गिवन हियर फॉर नॉलेज। पढ़ लेना, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए दिया गया। कुछ नहीं, जो भी मैंने भाषण दिया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। द लास्ट डिकेड हैड विटनेस्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो इंडिया में। और अभी तो हम T20 के, मैंने जैसे बताया T20 के हम प्रेसिडेंसी में हैं। उसमें T20 में 20 बड़े नेशंस है जो ग्लोब में, वैसे तो 200 देश है, लेकिन मेजॉरिटी 75% जीडीपी जो देश बनाते हैं पूरे ग्लोब में, वो 20 देशों के हम सेंटर पॉइंट पे हैं। और वो सारे लोग इंडिया में आकर गए, 2 बार आकर गए, सारे देशों के लीडर, चाइना छोड़ के। चाइना ने बहिष्कार किया, थोड़ा तो दुश्मनी होता है ना। तो T20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है, तो हमें ये बहुत अच्छा मौका मिला कि हमको ग्लोबल जाना है। अच्छा, T20 बोलना भी गलत है अभी, आपको पता है ना। अब मैंने क्या बोला, ये कितना हो गया, T21 हो गया। हाँ, मैं T20 पी क्यों बोल रहा हूँ, पी क्यों बोल रहा हूँ मैं, चाय चाहिए क्या मुझे सॉरी, G20। तो G20 था, उसका क्या हो गया, G21 हो गया, ठीक है ना। तो ये जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंट्रीज है उसमें 21 करने में इंडिया का हाथ है। ये जो ऐड किया हमने वो अफ्रीका है, अफ्रीकन यूनियन को हमने ऐड करवाया। मतलब अफ्रीका का एक देश नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो उसके बहुत सारे देशों का यूनियन जो है उसको हमने यहाँ पे ऐड करवाया। हमारे प्रेसिडेंसी में हुआ है, हमारे रिकमेंडेशन पे हुआ है। तो अफ्रीकन देशों के साथ अपना दोस्ती हो गया, ठीक है ना। अब इंडिया अफ्रीका एक नया लीडरशिप, एक नया पार्टनरशिप आपको देखने मिलेगा कि इंडिया इज वर्किंग वेरी क्लोज विद अफ्रीकन पीपल। क्योंकि अफ्रीका में अभी भी बहुत सारे देश अंडर पॉवर्टी है, हम एटलीस्ट डेवलपिंग है, दे आर अंडर डेवलप्ड। तो पूरे ग्लोब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके लिए कुछ किया जाए। और इससे इंडिया को क्या मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। व्यापार होगा, यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, वहां पे कुछ अच्छा होगा, वहां से हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होगा। हम उनको टेक्नोलॉजी देंगे, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पे जाके ऑडिट करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी अकाउंटिंग बॉडी नहीं है। तो एंड दे वांट बेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, तो इंडिया विल सपोर्ट देम, इंडिया विल प्रोवाइड देम द टैलेंट। आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हमारे इंडियस ले लो, ये लो रेडी है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आपके पास, ये लो इंडिया के, फॉलो करो, आप कस्टमाइज करके फॉलो करो। उसका कोई ऐसा मैंडेट नहीं होता एज इट इज फॉलो करो, क्योंकि ये सारी एक डॉक्यूमेंट्री जिसको कोई भी यूज कर सकता है, ये ग्लोबल नॉलेज है। अच्छा है कि इंडिया भी एक ऑप्शन दे रहा है, आपको भी उसमें का ये एक पार्ट बनना है, और कुछ नहीं रहे, बस इतना ही है।
क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस बढ़ गए, इंडिया में फॉरेन की बहुत सारी कंपनीज आई है, इंडियन बहुत सारी कंपनीज फॉरेन में गई है, ये सब उन्होंने यहाँ पे लॉजिक लिखा है, पढ़ लो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो, ये मैं बता रहा था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इज कंसिडर एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड, ठीक है ना। इसमें कुछ कुछ वर्डिंग्स आते हैं यहाँ पे। ये किसने बनाया था? लंदन बेस्ड ग्रुप बनाया था। लंदन मतलब समझते हो ना, यूके बेस्ड ग्रुप जो है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसकी एक कमिटी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, उसका नाम है IASC, ठीक है, जो स्टैब्लिश हुई थी 1973 में, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाने के लिए। प्रेजेंटली IASC का नाम क्या है? देखो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ASB का अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने बनाया था? ASB। अरे लास्ट चैप्टर में हमने नाम क्या पढ़ा? ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल आएगा तो खाली उसमें क्या ऐड कर दो? आई ऐड कर दो तो ISB बन जाता है। तो ये इन्होंने क्या बनाया? IASB ने क्या बनाया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या बनाया? IFRS। IFRS का फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ना, हम क्या बात करें? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करें, उसको स्टैंडर्डाइज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है। ये आज जब इन्होंने ये लिखा था, ये मॉडल जब बना था, तब 75 कंट्रीज IFRS को फॉलो करती थी, 75 बड़े देश, ठीक है, इंक्लूडिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हमारी भी इंस्टीट्यूट उसकी मेंबर है, वो जो 75 देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे है इंटरनेशनल बोर्ड में, तो हमारी ICAI भी उसका मेंबर है, ठीक है। फिर ऐसा इन्होंने इन्होंने लिखा है बहुत कुछ कि भैया बहुत सारे चेंजेस हो गए, बहुत अच्छा किया है इन्होंने, वाह 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 किया है अपने अपने अपनी। चलो, फैन फैन लगाना है, चालू करना है ना? नहीं हुआ, हो गया, ओके। फिर यहाँ पे एक वर्ड है, IFRS आर मेनली प्रिंसिपल बेस्ड, दे आर नॉट लॉ बेस्ड। प्रिंसिपल मतलब वो रियलिटीज को देखते हैं, लीगल बात नहीं करते वो लोग, वो हिस्ट्री की भी ज्यादा बात नहीं करते। आपका अकाउंट्स पूरा का पूरा इंडियन अकाउंटिंग पोस्टमार्टम बेसिस पे चलता है। करंट अकाउंटिंग मत करो, जो साल खत्म हो गया उसका अकाउंटिंग करो। हम फ्यूचर का एक बात नहीं करते, 1 रुपए का उस पर डिस्कशन नहीं होता। मतलब ये क्या बात होगी? आप ऐसे गाड़ी चला रहे हो, पीछे देखो, आपको गाड़ी आगे चलानी, लेकिन आपको देखना पीछे है। इंडिया ऐसा है नहीं, सच में अकाउंटिंग ऐसा है, यू शुड फील बैड अबाउट इट। कि 31 मार्च 2023 का बैलेंस शीट अभी हमने सितंबर में क्लोज किया था, 6 महीने हो गए। मतलब इंडिया वाले इतने सोए हुए हैं कि 1.5 साल लगता है हमको 1 साल क्लोज करने के लिए। ये गलत है। ये लोग रियल टाइम बेसिस पे जा रहे हैं, कि हमसे अच्छा करते हैं। देखो, जो अच्छा कर रहे हैं उसको अच्छा बोलना चाहिए, तो इन्होंने हमसे अच्छा किया है, अब आपको उनसे सीखना है और आपको भी उसको इंडिया में लेकर आना है। अब लाना भी नहीं है, इंडिया में आ चुका है, आपको खाली अपने मन को रेडी करना है कि अभी इंडियन घटिया अकाउंटिंग तो पढ़ ली, और 1 साल पढ़ लूंगा इंटर लेवल तक, और फिर फाइनल में जाने के बाद मैं अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊंगा, इंडेस पढ़ूंगा, ओके। इसलिए हमारा सिलेबस पूरा का पूरा इस साल चेंज हुआ है, 100% सिलेबस चेंज हुआ है। सीए इंटर का अकाउंट्स, सीए इंटर में अभी अकाउंट्स नहीं है, 2 या 3 ही चैप्टर है अकाउंट्स के, पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भर दिया उन्होंने, जो पहले फाइनल पे था, ठीक है ना। और फाइनल फिर खाली हो गया, फाइनल पे क्या आ गया? फिर इंडियस आ गए पूरे के पूरे, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आ गए सारे, ओके। फाइनल में आपको अकाउंट्स नहीं सिखाया जाएगा, जो मैं अभी सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ ना, प्यारा 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 सब रीड कर रहे, फाइनल में पूरा अकाउंट्स ऐसे ही है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, 20% 25%, ओके। तो अकाउंट्स पढ़ने का जो अजम्पशन है ना, वही हिल गया अभी आपका, कि अच्छा अकाउंट्स मतलब तो यही होता था, क्या हम सोच रहे थे। उन्होंने बोला इस लास्ट फ्यू डिकेड में 7,000 प्लस एंटरप्राइजेस ने IFRS को अडॉप्ट किया है। अभी जो 7,000 कंपनीज है ना, वो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज है, वेरी बिग नेशंस, जो MNCs जिसको बोलते हैं ना, MNCs तो समझता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, MNCs ने इसको अडॉप्ट करना चालू किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। बेनिफिट, सर ये इंटरनेशनल लेवल पे जाने का बेनिफिट क्या है? इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होगा, इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होगा, और इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट होगा?
तो उन्होंने बोला when the markets expand globally the need for convergence increases। पहले आप इंडिया इंडिया खेलते थे तो आपको जरूरत ही नहीं थी, अब आप बोलते हो इंडिया इज आल्सो ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो आप वर्ल्ड इकोनॉमी खाली बोल के नहीं हो सकता, आपको दरवाजे खोलने पड़ेंगे, अपनी स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, इंटरनेशनल बेस्ट स्टैंडर्ड्स को इंडिया में लाना पड़ेगा। तो दैट्स हाउ इट इज। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिट क्या है बताओ? फॉरेन का इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, उसके देश में रूल अलग है, हमारे देश के रूल अलग है, वो कंपेयर कर पाएगा क्या इंडियन कंपनी अच्छी है कि यूएसए की कंपनी अच्छी है? क्यों नहीं कंपेयर कर पाएगा? क्योंकि इंडिया के रूल्स अलग है अकाउंटिंग के और यूएसए के रूल अलग है। वो कैसे कंपेयर करेगा मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? लेकिन अगर दोनों के स्टैंडर्ड सेम हो जाएंगे, सेम नहीं एटलीस्ट सिमिलर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? कंपेयर करने के लिए इजी चला जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट होगा? हाँ, इंडस्ट्री को क्या? मेजर फोर्स ऑफ द मूवमेंट टुवर्ड द कन्वर्जेंस हैज बीन इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। द इंडस्ट्री इज एबल टू राइज द कैपिटल फ्रॉम द फॉरेन मार्केट। हमारी इंडियन कंपनी में भी फॉरेन लोग क्या करना चालू हो गए। इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट था? वो इजीली अभी दो बैलेंस शीट कंपेयर कर पाता है, उसके देश की कंपनी और इंडिया की कंपनी, और उसको पता चलता है इंडिया की कंपनी तो अच्छी ग्रो कर रही है, तो रादर देन इन्वेस्टिंग इन माय नेशन आई शुड इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट। तो इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट हुआ फिर? अरे फॉरेन का कैपिटल मिलने लगा ना आपको। अभी आपके शेयर होल्डर खाली इंडिया के नहीं है, फॉरेन के भी शेयर होल्डर है आपके, तो आपको फॉरेन मनी मिलना चालू हो गया। और फॉरेन मनी का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू इंडियन। फॉरेन में अगर आप डॉलर्स में लोन लेते तो 3% 4% पे आपको लोन मिलता है, इंडिया में आप लोन लेते हो तो 12% 15% पे मिलता है, 3 टाइम ज्यादा कॉस्ट। तो ये प्रॉब्लम भी है। तो फिर इंडिया ने भी चालू किया कि हम भी क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे IFRS। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ बीइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी इन इंडिया वे बैक इन 2006 इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ मूविंग टुवर्ड्स IFRS। समझ में आ रहा है कि 2006 से तैयारी चालू किया था इंस्टीट्यूट ने। आपको इंस्टीट्यूट की भी वाह करनी पड़ेगी थोड़ी सी। 2006 में उनको पता चल गया था कि हमारे देश को किसकी जरूरत है, अभी IFRS की जरूरत है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। ठीक है, और फिर उन्होंने काम चालू किया, पढ़ाई चालू की, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सॉफ्टवेयर बनाने चालू किए होंगे, कुछ ना कुछ चालू किया। देश में बड़ा काम होता है, स्टैंडर्ड ऐसे ओवर द नाइट नहीं चेंज कर सकते आप। अनाउंस ऐसे जैसे पेट्रोल की प्राइस अनाउंस होती है ना, कल से पेट्रोल 82 रुपीज, ऐसे नहीं हो सकता कि हाँ कल से इंडिया लगा देंगे इंटरनेशनल, कल से सारी कंपनी इंटरनेशनल। अकाउंटेंट लोग सुसाइड कर लेंगे हमारे, सब टैली वाले लोग जो 5,000 रुपया दे के कोर्स सीख कर आए हैं। ठीक है ना, उनको नाम भी नहीं पता ये सबका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमने ICAI पॉलिसी डिक्लेयर नहीं कर सकती, हम खाली क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमसे खाली कंसल्टेंसी लेता है, बताओ जी ऐसे स्टैंडर्ड की जरूरत है क्या? हम बोलते हैं हाँ जी जरूरत है। ठीक है ना, वो बोलते बना के दो, तो हम ड्राफ्ट बना के देते हैं। ओके, हम काम करते हैं उनके लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद ICAI डिसाइड टू कन्वर्ज एंड नॉट टू अडॉप्ट IFRS। उन्होंने डिसाइड किया कि IFRS को एज इट इज नहीं लेंगे, नहीं तो फिर वही डिपेंडेंसी हो जाती जैसे वीजा हमारे देश में था कि हम पूरा का पूरा डिपेंडेंट है उनके ऊपर। मतलब इंडिया वाले खुद का बर्गर भी नहीं बना पाते, उसके लिए भी मैकडी का बनाना पड़ता है, वो भी यूएसए की है। फ्रेंच फ्राइज नहीं बना पा रहे हो आप लोग, अरे पोटैटो की चिप्स नहीं बना पाते, वो भी फॉरेन की कंपनी पेप्सी को। हाँ, मतलब छोटी छोटी चीजें तो बना लो, कुछ नहीं तो दिवाली के फटाके बना लो, वो भी चाइना से ला रहे हो। अभी बीच में मैंने सुना गणेश भी चाइना से आया। गणपति की जो मूर्तियां हैं, गणेश गणेश विसर्जन में जो हम लोग या गणपति फेस्टिवल में हमने यूज की, चाइना बना के दे रहा है अभी सस्ता मूर्ति। तो इंडियन गणेश मेड इन चाइना, बताओ। मतलब हम हमारे भगवान को भी नहीं बना पा रहे, वो भी अभी इंपोर्ट होने लगा। वहां से आएगा तो अच्छे क्वालिटी का आएगा, सस्ते प्राइस में आएगा। सैड रियलिटी है, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को एक लेवल पे जाने के बाद। आप अभी हंसते हो, लेकिन फिर कौन करेगा? हाँ कोई तो कर लेगा, कोई तो कर लेगा, बस ऐसे ही चालू है। सब सब वही सोच रहे कि कोई तो आएगा मसीहा, फिर से महाराज आएंगे, हाँ, और फिर हिंदू राष्ट्र कुछ। अरे यार तुम खुद भी तो कुछ कर। तो मुझे अकाउंटिंग में जब इनकम टैक्स पढ़ता हूं तो मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में ताकत लगा के पढ़ता हूं, और मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ देखो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इंडिया में काम करोगे 1,000 रुपया मिलेगा, इंटरनेशनल लोगों का काम करोगे $1,000 मिलेगा, टाइम उतना ही लगता है। 1,000 रुपए और $1,000 में फर्क खाली 82,000 एक्स्ट्रा होता है।
क्योंकि करिए हमने डॉलर का रेट देखा, 83 रुपीज का डॉलर का रेट है। तो आपने 1000 रुपए का इंडिया में काम किया सीए बनने के बाद, क्योंकि आपका क्लाइंट इंडिया का है, तो आपको 1000 रुपए ही देगा। वही काम आपने इंटरनेशनल किसी कंपनी का किया, क्योंकि ऑनलाइन काम करना है, आपने इंटरनेशनल काम किया, आपको $1000 मिला। $1000 मतलब इंडिया में कितना हो गया वो? उतना ही टाइम लगता है, मैं आपको बता रहा हूं, उतना ही टाइम लगता है काम करने के। उधर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होते रहेंगे ना, फॉरेन के देशों में भी इनकम टैक्स रिटर्न जाते रहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स जाते होंगे। दुबई में अभी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं था, अभी लाया उन्होंने, वैट लाया दुबई में। दुबई में इनकम टैक्स ही नहीं था, अभी कॉर्पोरेट टैक्स लाया। अगले कुछ सालों के बाद इंडिविजुअल टैक्सेशन भी आ जाएगा। आपको पता है इंडिया के लोग वहां पे काम करने वाले, क्योंकि वहां पे दुबई के जो लोग हैं उनको अकाउंट्स, इनकम टैक्स, जीएसटी ये सब नहीं आता, वो ऊंट चला रहे वहां पे, ठीक है ना, उनको ये सब नहीं आता। दे आर वेरी रिच, when they know that they are very rich, why will they learn something? They will hire people who know it, very simple. तो जिनको हायर करने वाले उसमें से आप लोगों को कुछ बनना है। मैं नहीं बता रहा जॉब करो, कंसल्टेंसी चालू करो, और चालू करो मतलब आपको नहीं बता रहा हूं, ऑलरेडी लोगों ने चालू कर दी है। तुम लेट हो 10 से 15 साल, क्योंकि 2006 2008 से चालू हो चुका है ये सब कुछ। हमारी मिनिस्ट्री में ताकत नहीं थी इसको इंडिया में लाने की, लेकिन एक पर्सन था जिसमें ताकत थी, मैंने जिसका नाम कल भी लिया था, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। 2006 से इंडियन गवर्नमेंट ने चालू किया काम। इन जुलाई 2014 फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम श्री अरुण जेटली जी इन बजट स्पीच अनाउंस अर्जेंसी टू कन्वर्ज इंडियन स्टैंडर्ड्स टू द इंटरनेशनल लेवल। क्योंकि इनको पता था कि हम ग्लोब में हर देश के पास जाएंगे और बोलेंगे इंडिया में आओ, और ग्लोब हमसे सवाल पूछेगा, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही अलग है, हमारा अलग है, हम आपके देश में व्यापार कैसे करेंगे। तो इन्होंने बोला फटाफट चेंज करो, और इन्होंने फिर डेडलाइन भी दिया, बना दिया इन्होंने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में बोल दिया कंपनीज एक्ट में चेंज कर दो फटाफट, कंपनीज को लगा दो। प्रोप्राइट फॉरेन के लोग इंडिया में आके प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप नहीं खोलने वाले, आएगी तो कौन से फॉर्म में आएंगे? कंपनी, तो कंपनी को फटाफट लगा दो। उन्होंने 2015 तक बोला ऑप्शनल है, 2015 में जिनको जिनको अडॉप्ट करना है फटाफट अडॉप्ट कर लो, और 2016 से मैंडेट कर दिया। 2016 से क्या कर दिया? तो पहला 1 साल ऑप्शनल रखा कि देखो चेंज होने वाला है, क्योंकि अचानक ओवर द नाइट आके थप्पा नहीं मार सकता गवर्नमेंट, थप्पा इंडिया, तो उन्हें टाइम दिया। नो ही गेव द टाइम, नो, क्योंकि सॉफ्टवेयर चेंज होने हैं, अकाउंटिंग टीम को ट्रेन करना है, ऑडिटर्स को ट्रेन होना है, और ये नॉमिनल चेंज नहीं है, ये समझ रहा है ना, ग्लोबल, नेशनल टू ग्लोबल है, डेवलपिंग टू डेवलप्ड है। तो ये बड़ा लीप है, बड़ी जंप है, ये हल्की जंप नहीं है ऐसा टुपुक करके, एक बहुत बड़ी लीप मारी हमने सडनली। तो ये इतना आसान नहीं था, बहुत डिफिकल्ट काम था। अगर इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं होते तो ये पॉसिबल होता क्या? मुझे खाली आप लोगों को इतना ही सवाल पूछना है, क्या हम इंडियन स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक लेके जा पाते विदाउट चार्टर्ड? गवर्नमेंट ने, अरुण जेटली सर ने बोला वाह 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 चलो अप्लाई करो, एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे हर कंपनी में बैठ के किसने अप्लाई किया होगा? इंडियंस, ओनली सीए, बिकॉज ओनली सीए नोज दिस। तो आप ऐसे नोबल प्रोफेशन में हो, और आपको फिर लगता है कि हम खाली अकाउंटिंग करेंगे, जीएसटी भरेंगे, महीने का 3 लाख कमाएंगे, बहुत हो जाएगा। पागल हो क्या? महीने का 30-30 लाख भी कमा सकते हो, 3-3 करोड़ भी कमा सकते हो, 30-30 करोड़ भी कमा सकते हो। क्या पेप्सिको वगैरह जैसे 2-3 क्लाइंट मिलने बस है, और कुछ नहीं, 50 क्लाइंट की जरूरत नहीं है, एक भी मिल गया वैसा रिलायंस लेवल का बहुत हो गया। उन्होंने जब ये अनाउंस किया था तो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज को बाहर रखा था, क्योंकि उनके नॉर्म्स बहुत ही तगड़े होते, ठीक है ना। सडनली बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी को लगा देते तो क्योस क्रिएट होता देश में, क्योस। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी को हम नहीं लगाएंगे इंडिया, मैंडेट नहीं करेंगे, हाँ चॉइस करना है करने दो, लेकिन मैंडेट नहीं करेंगे। उनकी खुद की अपने लॉज है, जैसे बैंकिंग कंपनी के लिए आरबीआई है, और इंश्योरेंस कंपनी के लिए आईआरडीए है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेट देम टेक कॉल कि इनको कब लगाना है, तो हमने उनके अथॉरिटीज के ऊपर छोड़ दिया। तो इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कंपनीज को आईएफआरएस एप्लीकेबल या इंड एज जो है वो एप्लीकेबल हमने नहीं करवाया। बस हो गया चैप्टर। क्वेश्चन आंसर तुम लोग पढ़ लो अपने लेवल पे, या मैं पढ़ लूं तुम्हारे लिए? पढ़ लेता हूं चलो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन कंसल्टेशन विद आईसीएआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट आईएफआरएस। अडॉप्ट किया क्या हमने? नहीं, गलत वर्ड है। क्या किया हमने? कन्वर्स किया ना,
कन्वर्ज किया मतलब कन्वर्ट करके लिया, एज इट इज नहीं लिया, हमने लिया जादू किया और हमारा कन्वर्ट किया। डायरेक्टली कॉपी नहीं करते हम, डायरेक्ट कॉपी करोगे तो कॉपी मानेंगे ना, हमने नहीं किया, हमने बोला रीड करेंगे लिखेंगे हम हमारा खुद, ठीक है। देयर आर मेनी बेनिफिट ऑफ कन्वर्जेंस विद आईएफआरएस टू द इकोनॉमी, इन्वेस्टर एंड इंडस्ट्री, है ना, अभी दिया ना ऊपर एक बेनिफिट का कॉलम। इकोनॉमी को क्या बेनिफिट मिला, आप ग्लोबल इकोनॉमी बोलना चालू कर दिए। नाउ इंडिया इज नो मोर इंडियन इकोनॉमी, इंडिया इज नॉट अ क्लोज इकोनॉमी, वी आर ओपन इकोनॉमी। हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, G20 समिट के, मतलब ये जो भी इंटरनेशनल चीजें हैं उसमें कि हम भी एक मेंबर है, मतलब वर्ल्ड बॉडी जो है उसमें कि हम एक मेंबर है, तो हम भी ग्लोबल हो चुके। आप जाग जाओ, अब आपको ग्लोबल होना जरूरी है, ठीक है। आगे चलता हूं। देयर वाज नो नीड टू कन्वर्ज टू द ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बोलता है कोई जरूरत नहीं है, कशाला होगा, फॉल्स है ना। अर्जेंसी थी, अर्जेंसी, क्या वर्ड यूज किया उन्होंने, अरुण जेटली सर ने, अर्जेंसी है, अर्जेंट है, आराम आराम से नहीं चाहिए, फटाफट चाहिए, ओवर द नाइट चाहिए मुझको अभी, तो अर्जेंसी थी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर कंसिडर एज अ रूल बेस्ड स्टैंडर्ड, नियम बेस्ड से बोलते नहीं, क्या वर्ड गया था ऊपर, प्रिंसिपल बेस्ड है, रूल नहीं, रूल रखो बाजू में, बिजनेस के प्रिंसिपल्स को लेकर आओ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेकर आओ। सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर आईएफआरएस ने कुछ किया होगा, वैसे मेरे को आईएफआरएस का ज्यादा नॉलेज नहीं है, या इंड एस ने किया होगा, ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच था ना, उसको टाइम वैल्यू ऑफ बेस्ट पे लेकर आ गया। तो तुम्हारा एक चैप्टर तो फेवरेट होना ही चाहिए मैथ्स में का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर वो चैप्टर तुमको समझा तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, देखो आने वाले दिनों में। और अगर वो टॉपिक आपको नहीं समझाना तो समझो जिंदगी और नर्क में ज्यादा फर्क नहीं है, इतना तुम रिग्रेट करोगे। नहीं पढ़ा होगा तो फिर से पढ़ लो, रिक्वेस्ट करो विनायक सर को, सर फिर से एक बार बता दो, ये समझता नहीं है कैसा है, और टेंशन मत लो, हर साल आपको सिखाया जाएगा टाइम वैल्यू। इस जरूरी ना कि एक ही साल में पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ लो, अगले साल भी सिखाया जाएगा, क्योंकि इंटर में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, और फाइनल में पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही, मतलब ये जो है इंडिया, वो किस पे बेस है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेस पे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल बेस्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन ISAB सपोर्ट टू डेवलप इंडेस ना। ISAB क्या था, वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग, IASAB क्या था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका आंसर क्या है देख लेते हैं, 5 वाला। गवर्नमेंट हैज टेकन ASB सपोर्ट टू डेवलप इंडेस, ASB का लिया है, IS इंटरनेशनल बॉडी हमको क्यों सपोर्ट करेगी, वो उन्होंने IFRS लॉन्च किया था, हमने इंडियस लॉन्च किया ना, तो हमारी देश की बॉडी कौन सी है, ASB मतलब कौन, अरे जिसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया था प्रीवियस चैप्टर में, इंस्टीट्यूट की बॉडी, CA इंस्टीट्यूट की बॉडी, दैट इज ASB, ठीक है ना। आगे चलता हूं। IASC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काउंसिल, अभी वो तो फुल फॉर्म अभी ऊपर देखना पड़ेगा अपने को क्या है, हाँ, तो इसका वर्डिंग क्या था, वो काउंसिल नहीं था, ये लास्ट में वर्ड क्या था, कमिटी था, ठीक है ना। वो थोड़ा आपके साथ खेल सकते हो, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, मैंने बोला। चलो MCQ देख लेते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटेट, क्या होता है ग्लोबल स्टैंडर्ड से, क्रॉस बॉर्डर इनफ्लो ऑफ मनी, ये बढ़ जाता है, मतलब बाहर से पैसा इंडिया में आना चालू हो जाएगा। ग्लोबल लिस्टिंग ऑफ डिफरेंट बोर्सेस, पता नहीं क्या है ग्लोबल लिस्टिंग होता है, बॉर्डर्स लिखना होगा, पता नहीं क्या लिखना होता है उनको। ग्लोबल लिस्टिंग क्या होता है बताओ, ग्लोबल लिस्टिंग मतलब इंडिया की कंपनी अभी खाली इंडियन शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं होकर नैस्डैक पे होगी, हाँ, सिंगापुर की जो SGX निफ्टी है, मतलब सिंगापुर में भी एक शेयर मार्केट है, हमारी कंपनी अभी फॉरेन के मार्केट में भी लिस्ट है। क्यों, क्योंकि वहां के जो, जैसे हमारा सेबी है वैसे वहां का भी रेगुलेटरी बोर्ड होगा, उसके कुछ नॉर्म्स होंगे कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे ही चाहिए, तो भैया अभी हम इसे इंटरनेशनल लेवल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेवलप करना हमने चालू कर दिया है ऑलरेडी 2016 से। कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़ जाता है, पहले इंडिया में कंपनी कंपेयर होती थी, अब इंडिया की कंपनी और USA की कंपनी, कनाडा की कंपनी, दुबई की कंपनी, कुछ भी कंपेयर हो सकती है, क्योंकि हम सबका स्टैंडर्ड अभी ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम नहीं, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट नहीं है, तो ये सारे के सारे बेनिफिट हमारे लिए हो जाएंगे। आगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद ICAI डिसाइड्स टू अडॉप्ट
कन्वर्ज किया मतलब IFRS को लिया, कन्वर्ट किया और नया एक वर्जन निकाला, उसका नया अवतार निकाला, इंड एस। ठीक है, conversion with IFRS simplifies the process of preparing financial statement, reduces the cost of preparing financial statement। बताओ कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों कम हुआ? क्योंकि पहले इंडिया के लॉ अलग थे, इंटरनेशनल लॉ अलग थे, रिलायंस को 2 बैलेंस शीट बनानी पड़ती थी, एज पर IFRS, एज पर एस। अभी रिलायंस एक ही बैलेंस शीट बनाएगा एज पर इंड एस, वही डोमेस्टिक और वही ग्लोबल है, तो काम कम हो गया, तो कॉस्ट भी कम हो गई, तो ये दोनों तो सिंप्लीफाई भी हो गया ना, तो ये दोनों बेनिफिट है। डी क्या है? फैसिलिटेट ग्लोबल इन्वेस्टर अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंस इन हाईली क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या है? लास्ट वाला देखो, ये लग रहा है ज्यादा। फैसिलिटेट ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ज्यादा बेनिफिट क्या है? कन्वर्जन विद IFRS से क्या होगा? ग्लोबल इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस इन हाई क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 2 भी है, लेकिन ज्यादा बेनिफिट ये वाला लास्ट वाला है। ठीक है ना, हमें अल्टीमेटली उनको इंडिया में लाना था ना, हमारा मेन पर्पस क्या था? उनको इंडिया में लेकर आना है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है उनको इंडिया में लेकर आना है, और ऊपर किधर पैराग्राफ में लिखा भी होगा। बस इससे ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं।